नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस से संबंधित पिछले सालों में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। कुल मिला के 40 प्रश्न हैं इस वीडियो में, और कोशिश कीजिएगा कि जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्वेश्चंस के बीच में मैं बताऊं उनको ध्यान रखें। एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहेगी। सभी प्रश्न आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, इसलिए प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखें। पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सरिता हिमी निक्षेप है? निक्षेप कई तरीके के होते हैं: बाढ़कृत मैदान, लोयस मैदान, पदस्थली, केम वेदिका। तो यहाँ पर लोयस मैदान, बाढ़कृत मैदान, केम वेदिका, इन तीनों पे दो दो बार प्रश्न बन चुके हैं। बाढ़कृत मैदान नाम से ही पता चल रहा है, नदियों द्वारा लाए गए जो गाद का निक्षेप होता है उनके द्वारा जो विशाल भूमि का निर्माण किया जाता है वो बाढ़कृत मैदान कहलाते हैं। कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होते हैं। भारत में अधिकांश जो मैदान है वो इसी का उदाहरण है, बाढ़कृत मैदान। कोरोमंडल तट इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जो कि कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। लोयस मैदान, लोयस मैदान की जब बात होगी तो स्क्रीन पे देखिए, ये आपके है लोयस मैदान। वायु द्वारा धूल मिट्टी के जो कण उठा करके एक दूसरे स्थान पर ले जाके पूरा का पूरा एक रेतीला पठार निर्मित कर देना, क्षेत्र विस्तार बना देना, लोयस मैदान के अंतर्गत आता है। जब भी लोयस मैदान की बात होगी तो आपको ज़रूर स्मरण आना चाहिए, धूल मिट्टी के कणों से बनाया हुआ एक पूरा संपूर्ण पठार या मैदान लोयस मैदान कहलाता है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, सर्वाधिक विस्तार कहाँ देखा गया है? अमेरिका, चाइना और भारत में पश्चिमी भारत, जो आपका ये राजस्थान है। चलिए, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा केम वेदिका, सरिता हिमी निक्षेप, केम वेदिका, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। कैलिफोर्निया की सैन एंड्रियन भ्रंश घाटी निम्न में से किस प्रकार के भ्रंश का उदाहरण है? ये प्रश्न पूछा गया है। रूपांतरित भ्रंश, अभिसारी भ्रंश, प्रसारी भ्रंश, निमज्जनकारी भ्रंश। तो भ्रंश घाटियों पे प्रश्न पूछ लिया जाता है। भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियों पे प्रश्न पूछ लिया जाता है, रिफ्ट वैली। तो यहाँ पे दूसरे का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। रूपांतरित भ्रंश का उदाहरण है अमेरिका की कैलिफोर्निया की सैन एंड्रियन भ्रंश घाटी, ऑप्शन ए। इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना है। 4 नदियों को दे करके उनका उद्गम स्थल पूछ लेगा, या फिर वो नदियाँ कहाँ गिरती हैं ये पूछ लेगा। तो इस दोनों फॉर्मेट को तैयार करके चलिएगा एग्ज़ाम के रूप में। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, उद्गम होता है विक्टोरिया झील से, गिरती है भूमध्य सागर में। अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी जल धारण क्षमता वाली नदी, वाटर कैचमेंट एरिया सबसे बड़ा किस नदी का है? पूछा गया प्रश्न है अमेजन नदी का। दक्षिण अमेरिका में बहती है ये, और जल के आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी है। वह नदी कौन सी है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है? ये भी प्रश्न का एक स्वरूप है। जवाब होगा अमेजन नदी। कहाँ से निकलती है? लेगो विल फेरो से। गिरती कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। मिसिसिपी मिजोरी उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी, कहाँ से निकलती है? रेड रॉक पर्वत से। गिरती कहाँ है? मैक्सिको की खाड़ी में। यांग टिसिकियांग स्पेशली पूछा गया प्रश्न है ये, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांग टिसिकियांग, तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में जाके गिरती है। तो यहाँ पे सभी सही हैं। एग्ज़ाम में कोई एक गलत होगा, ठीक है? यहाँ पर सभी सही हैं। तो इस फॉर्मेट को देख लीजिए, आपसे किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। उद्गम दे देगा, नहीं तो गिरने का स्थान। तो दुनिया की कुछ विशेष और इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, वो हम धीरे धीरे सभी नदियों को देख लेंगे। ये प्रश्न देखिए, निम्न में से यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन नदी,
कूरा नदी, डैन्यूब नदी, वोल्गा। राइन नदी जो कि यूरोप की तेल नदी के रूप में भी जाना जाता है, और ऐसे प्रश्न बने कि विश्व की तेल नदी किसे जाना जाता है, तो नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है विश्व की। लेकिन यूरोप की अगर तेल नदी की बात की जाए जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो वो है राइन नदी। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी कौन सी है यूरोप की व्यावसायिक रूप से, अगर ये प्रश्न बनता है जो कि आ चुका है, तो जवाब होगा आपका राइन नदी। अगर प्रश्न बन जाए कि यूरोप की कौन सी नदी ऐसी है जिस पर सर्वाधिक शहर बसे हुए हैं, तो जवाब बदल जाएगा, जवाब हो जाएगा डैन्यूब नदी। और अगर प्रश्न आ जाए कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो जवाब हो जाएगा वोल्गा। जी हाँ, वोल्गा। याद रहेगा ऑप्शन डी। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में जो भी बता रहा हूँ याद रखते चलें, प्रश्न के रूप में कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये सभी प्रश्न जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताता हूँ वो सभी प्रश्न आ चुके होते हैं, ठीक है। कौन सही सुमेल नहीं है? एक तरफ है नदियाँ, विश्व की इंपॉर्टेंट नदियाँ, और दूसरी तरफ है गिरने का सागर। तो यहाँ पर नाइजर नदी गिनी की खाड़ी में, मेकोंग नदी दक्षिण चीन सागर में, डैन्यूब नदी काला सागर, यूराल नदी कैस्पियन सागर। तो यहाँ पर भी सभी सही हैं, ठीक है। इस तरह के प्रश्न। चलिए, सही सुमेल नहीं है। एक तरफ है दुनिया के बड़े मरुस्थल और दूसरी तरफ है उनकी अवस्थिति। कालाहारी बोत्सवाना अफ्रीका, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया, अरुंटा उत्तरी अमेरिका, कैलिफोर्निया, सिनाई मिस्र। दुनिया के 15 से 20 डेजर्ट हैं और उन्हीं में से कोई से 4 दे देता है सुमेल करने को। तो इस तरह के प्रश्न जो हैं वो एक बोनस की तरह होता है और गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। यहाँ पर कोई एक सही सुमेल नहीं है, वो है आपका ऑप्शन सी, अरुंटा। अरुंटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ना कि कैलिफोर्निया में। कालाहारी बोत्सवाना अफ्रीका, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया, अरुंटा ऑस्ट्रेलिया में ही है, सिनाई मिस्र में। 12 से 15 के करीब दुनिया के बड़े मरुस्थल हैं जिनको आपको याद रखना है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, ग्रेट सैंडी, विक्टोरिया, अरुंटा, गिब्सन, ये सभी ऑस्ट्रेलिया में हैं, याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों से ही कन्फ्यूज़न क्रिएट किया गया है पिछले 2-3 सालों में ऐसे प्रश्नों में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सभी ज्वारों के लिए सर्वाधिक संचालन के लिए उत्तरदायी है? हम जानते हैं कि सागरों में पूरे दिन में 24 घंटे में 2 बार ज्वार आते हैं। तो उस संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है कि महासागरों में आने वाले ज्वार भाटे के लिए निम्न में से सबसे ज़्यादा उत्तरदायी क्या है? महासागर का आकार, महाद्वीपों की आकृति, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, महासागर की लवणता। तो एनसीईआरटी का प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है ये। तो 7वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव सबसे ज़्यादा उत्तरदायी। चलिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समुद्री जल की लवणता सबसे अधिक है? प्रश्न ये भी पूछा गया है कि सर्वाधिक खारापन किस झील में है? सागरों से भी ज़्यादा खारापन जो है वो टर्की की लेक वान झील। याद रखिएगा, टर्की की लेक वान झील जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। समुद्र से भी ज़्यादा खारापन है उसमें, टर्की की लेक वान झील। 3 बार प्रश्न पूछा गया है, एक्स्ट्रा फैक्ट है ये, याद रखिएगा, टर्की की लेक वान झील। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समुद्री जल की लवणता सबसे अधिक है? प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया जाए तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वी के किस अक्षांश पर समुद्री जल की लवणता सबसे अधिक होगी? ऑप्शन है विषुवत रेखीय पर, ध्रुवीय पर, उपोष्ण स्तर पर, अधो ध्रुवीय स्तर पर।
तो सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपोष्ण स्तर पर। काफ़ी सारे लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि विषुवत रेखा पे होगा, क्योंकि वहाँ पे दिन में सूरज 12 बजे सर पर होता है, बहुत ज़्यादा जो है वर्षा होती है। तो ये कंसेप्ट गलत है। ध्रुवों पे पानी मीठा होगा क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्लेशियर पाए जाते हैं। विषुवत रेखीय पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए लवणता उतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उपोष्ण स्तर पर लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गहन निर्वाह धान कृषि के अंतर्गत नहीं आता? बहुत ज़्यादा गहनता के साथ कृषि करना, एक छोटे से वर्ग विशेष से उच्च तकनीक का उपयोग करके जो खाद्यान्न का उत्पादन है उसमें बहुत तेज़ी के साथ वृद्धि कर देना गहन निर्वाह कृषि कहलाती है। इस प्रकार की कृषि कहाँ की जाती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गहन निर्वाह धान कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। दक्षिण पूर्व एशिया आता है, दक्षिणी चीन और जापान आता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है धान का उत्पादन इन्हीं राष्ट्रों में किया जाता है। नील घाटी और डेल्टा, यहाँ पे निर्वाह धान कृषि का क्षेत्र ये नहीं है। भारत में भी जो है धान का कृषि कोरोमंडल पूरा तट में जो है किया जाता है, पश्चिम बंगाल में किया जाता है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन सी सही नहीं है, नील घाटी और डेल्टा। निम्न में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ता है? दर्रों के ऊपर प्रश्न आ सकता है। मैंने कुल मिला के 26 दर्रे कराया हुआ है, तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। 10वें का सही जवाब हो जाएगा बॉमडीला दर्रा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों में से किस एक में तापमान स्थिर रहेगा, या फिर प्रश्न यूँ कहें कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होंगी? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल, मध्य मंडल। मौसम संबंधी सभी घटनाएं किसमें होती हैं? बारिश किसमें होती है? क्षोभ मंडल में, ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। ये एक अच्छा प्रश्न है, जनजातियों के ऊपर सुमेल करना है आपको। एक तरफ है भील जनजाति, गोंड, संथाल, गारो। दूसरी तरफ है उनकी अवस्थिति सिलांग पठार, पूर्वी झारखंड, छत्तीसगढ़, अरावली। सुमेल करिए, सही सुमेल क्या होगा? जो भील जनजाति है वो हो जाएगा ऑप्शन 4 से अरावली। गोंड जनजाति, गोंड जनजाति आपका होगा छत्तीसगढ़, संथाल पूर्वी झारखंड और गारो सिलांग पठार। याद रखिएगा, गारो, खासी और जयंतिया ये 3 जनजातियां पाई जाती हैं मेघालय में, मेघालय राज्य में, ठीक है। और मेघालय राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान एक कपनुमा अवस्थिति पैदा करता है, जिसके कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और यही कारण है कि दुनिया का सबसे आर्द्रतम स्थल जिसका नाम है मासिनराम, वो यहीं पाया जाता है मेघालय में, जो कि एक फैक्ट है और जीके में बार बार पूछा जाता है कि मासिनराम भारत के किस राज्य में स्थित है, अवस्थिति किस राज्य में है मासिनराम क्षेत्र की, जहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला जो क्षेत्र है वो मासिनराम है। सही सुमेल करें। भ्रंशोत, वलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। 2 बार पूछा गया है प्रश्न। तो पश्चिमी घाट मालाबार तट से संबंधित, उसको सह्याद्री कहा जाता है। मालाबार तट, सह्याद्री, पश्चिमी घाट। किस प्रकार के पर्वत श्रृंखलाएं हैं? भ्रंशोत हमारे
हिमालय, बृहद हिमालय, महान हिमालय, वो वलित पर्वत हैं। एंडीज पर्वतमाला, रॉकीज पर्वतमाला, ये सभी वलित पर्वतमालाएं हैं, निरंतर बढ़ रहे हैं। ठीक है, वलित पर्वतमालाएं कौन सी हैं? जो प्रत्येक साल कुछ उनमें वृद्धि हो रही है, वो वलित पर्वत हैं। अवशिष्ट, दुनिया के प्राचीनतम पर्वतमालाओं को अवशिष्ट पर्वतमाला की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे कि नीलगिरी, अरावली। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी पर प्रश्न पूछा गया है, दोदा बेटा, अरावली, गुरु शिखर। ज्वालामुखी पर्वतमाला, जो कि प्राचीन समय में ज्वालामुखी की भूमिका रही है पूरे तैयार करने में इन पहाड़ियों के, तो सही जवाब है राजमहल पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे 13वें का सभी सही है। निम्न में से कौन सा एक प्रवाल निर्मित द्वीप समूह है? यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, पहले बता चुका हूं। प्रवालों के द्वारा निर्मित पूरा का पूरा द्वीप समूह कौन सा है इनमें से? सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप। चलिए, नदी द्वारा निर्मित दर्रों का कौन सा वर्ग सही सुमेल नहीं है? यह प्रश्न पूछा गया है आरओ में। जोजिला दर्रा सिंधु नदी द्वारा निर्मित है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश सतलुज नदी द्वारा। जैलेपला सिक्किम। तिस्ता नदी। बोमडिला दर्रा दिहांग। तो यहाँ पे जो सही सुमेल नहीं है वो है ऑप्शन डी। बाकी तीनों को याद रखिएगा। जोजिला दर्रा सिंधु नदी द्वारा निर्मित है। सिपकीला दर्रा सतलुज नदी द्वारा। जैलेपला सिक्किम तिस्ता नदी द्वारा। ठीक है, तो सही सुमेल हैं ऊपर के तीन, चौथा सही सुमेल नहीं है। इस तरह के प्रश्न भी पूछा जा सकता है। विश्व का आर्द्रतम स्थल मासिन राम भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय, याद रहेगा। कपनुमा स्थिति है यहाँ पे। दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है यहाँ पर, और 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। यूँ कह लीजिए कि मेघालय की जो अवस्थिति है वो एक भूमध्य रेखीय राष्ट्र के समान है, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान। चलिए, भारत के पश्चिम तटीय मैदान का सही सुमेल करें। पश्चिम तटीय मैदान तो कोंकण तट दमन से गोवा तक, कन्नड़ गोवा से मैंगलोर तक, मालाबार तट मैंगलोर से कन्याकुमारी तक। तो ऊपर के तीनों सही हैं। कोरोमंडल तट देख लीजिए, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं गुजरात के हिस्से के ऊपर जो है कच्छ का रण है, जो कि मैंग्रोव्स वनस्पतियों के लिए जाना जाता है। फिर उसके बाद नीचे है काठियावाड़, दमन दीव आते हैं इसमें। फिर आ गया आपका कोंकण तट, कोंकण तट। फिर इसके नीचे आ गया आपका मालाबार तट, और मालाबार तट से ही जुड़ा हुआ है आपका पश्चिमी घाट, जिसको कहा जाता है सह्याद्री, जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षावनों का क्षेत्र है। हॉट स्पॉट है भारत का। 2 हॉट स्पॉट है भारत में, एक तो पश्चिमी घाट और एक यहाँ पर पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, क्योंकि यहाँ पे वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो मालाबार तट है, इसके जस्ट अपोजिट में आपका पड़ जाता है कोरोमंडल तट। देख सकते हैं आप कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल तट जो है वो छाया वर्षा क्षेत्र है। छाया वर्षा क्षेत्र क्या होता है कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून, जब मानसून इधर से आएगा, जब मानसून दक्षिण पश्चिम से आएगा तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगी? पश्चिमी घाट पे। अब पश्चिमी घाट पे वर्षा हो जाएगी तो फिर इसके बाद बादल आगे बढ़ेंगे, तो इस जगह कोरोमंडल तट पर जो है वर्षा नहीं होगी। और प्रश्न के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिया जाता है कि कोरोमंडल तट जो है उस पर वर्षा क्यों नहीं होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान? क्योंकि ये एक छायावृष्टि क्षेत्र है, छायावृष्टि क्षेत्र। और ये जो कोरोमंडल तट है ये दक्षिण पूर्वी तट रेखा है भारत की। इसमें पुलिकट, चेन्नई, पांडेचेरी, कराईकल, नागपट्टिनम, नागौर जैसे बंदरगाह शामिल हैं। कृषि
के क्षेत्र कृषि के लिहाज से बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है ये कोरोमंडल तट मालाबार की तुलना में, ये भी याद रखना है आपको। धान की बहुत बड़ी पैदाइश यहाँ पर होती है कोरोमंडल तट में। उत्कल कोस्ट को देख लीजिए, ये आपका उत्कल कोस्ट है। चिल्का झील यहाँ है, आंध्र कोस्ट आप देख सकते हैं, पुलिकट झील देख सकते हैं। तो याद रखिएगा मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्कल तट, काठियावाड़, कोंकण तट, इन पर प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो ऊपर के 3 सही हैं। यहां पर है कौन सही सुमेल नहीं है? बुशमैन जनजाति, कालाहारी रेगिस्तानों में जो है बुशमैन जनजाति मिल जाती है अफ्रीका की। एनु जनजाति जापान से सुमेल होगा, मलेशिया की नहीं है ये। मसाई जनजाति कीनिया। खिरगिज जनजाति मध्य एशिया। जनजातियां भी जो हैं कुल मिला के 20 से 22 हैं और उसको भी मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जनजातियों को पढ़ लीजिएगा और डेजर्ट जितने भी हैं दुनिया के, उसकी जो है मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इनमें से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। ये प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील, भारत में ज्वालामुखी से निर्मित झील कौन सी है? इसके अलावा रामसर श्रेणी के अंतर्गत आने वाली झीलें भारत में, उत्तर प्रदेश में रामसर श्रेणी में आने वाली झीलें, इन सभी से प्रश्न जो हैं बन सकते हैं। प्रश्न किसी भी स्वरूप में आ सकता है, सभी को पता होना चाहिए फैक्ट्स के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बैकाल झील, रूस। अगर प्रश्न बने कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील कौन सी है? टिटिकाका झील, बोलिविया पेरू की सीमा पर स्थित है ये, और ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, नौगम्य झील है, यानी कि नौका वाहन कर सकते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेल नहीं है? कोयला के ऊपर प्रश्न बन सकता है, कोयला के प्रकार। भारत में कोयला क्षेत्र कहाँ कहाँ है? कोयला का उत्पादन करने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन से हैं? कोयला के भंडारण के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन से हैं? प्रश्न जब भी पढ़ें बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, भंडारण के रूप में पूछ रहा है या फिर उत्पादन के रूप में पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न बदल जाएगा। निम्न में से कौन सही सुमेल नहीं है? कोयला क्षेत्र एक तरफ है और दूसरा है राज्य। रानीगंज पश्चिम बंगाल, करणपुरा मध्य प्रदेश, तलचर उड़ीसा, सिंगरौली उत्तर प्रदेश, सिंगरैनी आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे सभी सही सुमेल है। रानीगंज भारत की सबसे बड़ी कोयले की खदान है इस समय उत्पादन के संदर्भ में, पश्चिम बंगाल में स्थित है। करणपुरा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में नहीं है करणपुरा, माफ़ कीजिएगा, करणपुरा जो है वो झारखंड में है। जी हाँ, करणपुरा जो है वो झारखंड में है। झारखंड में और है झरिया, बोकारो, गिरिडीह। एक महत्वपूर्ण राज्य है कोयला भंडारण और उत्पादन के संदर्भ में झारखंड। तो करणपुरा सुमेल होगा आपका झारखंड से। 21वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, जो कि सही सुमेल नहीं है। करणपुरा है झारखंड। बाकी तलचर उड़ीसा, सिंगरौली उत्तर प्रदेश, सोनभद्र में भी कोयले की खदान है और अब सोने की खदानें भी पाई गई हैं, सोन पहाड़ी और हरदी घाटी उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, करंट का फैक्ट है। सिंगरैनी आंध्र प्रदेश, झरिया, बोकारो, गिरिडीह ये भी कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं, खदानें हैं यहाँ पे झारखंड में। भारत में कोयला उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य पूछा गया है, सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। उत्पादन के संदर्भ में प्रश्न बने तो छत्तीसगढ़। भारत में कोयला खनन की सबसे बड़ी खदान पूछा है तो रानीगंज राइट आंसर होगा, पश्चिम बंगाल।
आयोग ने रानीगंज को सही जवाब माना है। भारत में लिग्नाइट कोयले की सबसे बड़ी खदान नवेली कहाँ पर है? तमिलनाडु में। याद रखिएगा, प्रश्न भी बनाया हुआ है मैंने। भारत में लिग्नाइट कोयले की सबसे बड़ी खदानें किस राज्य में है? तमिलनाडु। लिग्नाइट कोयला जो है वो तृतीय प्रकार का कोयला है, उतना अच्छा क्वालिटी का कोयला नहीं माना जाता है, थर्ड क्वालिटी का कोयला है। कोयले के किस प्रकार में कार्बन का अंश सबसे अधिक होता है? उच्चतम क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो सबसे उच्च क्वालिटी का, सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रासाइट, नंबर 2 पे आता है बिटुमिनस, नंबर 3 पे आता है लिग्नाइट और नंबर 4 पे आता है सबसे खराब कोयला, वो है पीट कोयला। तो एंथ्रासाइट, इसका सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ किया जाता है? अमेरिका, चाइना। भारत में जो पाया जाता है कोयला वो द्वितीय और तृतीय प्रकार का कोयला है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति एशिया महाद्वीप को अफ्रीका से अलग करती है? ऑप्शन है स्वेज नहर, जिब्राल्टर जल संधि, बेरिंग जल संधि, लाल सागर, बाब अल मंडेब। इस तरह के प्रश्न भी इस फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं। पूछा गया प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब क्या होगा? 26वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वेज नहर, लाल सागर, बाब अल मंडेब जल संधि। ठीक है, स्वेज नहर, लाल सागर और बाब अल मंडेब संधि जो है एशिया महाद्वीप को अफ्रीका से अलग करती है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट के अंतर्गत आते हैं? पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। भ्रंशोत प्रकार के पर्वतमालाएं हैं। सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी? अन्नामलाई, अनाईमुड़ी। वो स्थल जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों का मिलन होता है वो कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। और इसकी सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ये भी याद रखना है फैक्ट के रूप में। यहाँ पे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, अन्नामलाई, कार्डामम, नीलगिरी पहाड़ियाँ। याद रखना है इलायची के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पहाड़ी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा कार्डामम, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान सभी में है, आलू, गेहूं, गन्ना और चीनी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि प्रश्न क्या पूछता है। अगर वो किसी फसल की उत्पादकता पे प्रश्न पूछे तो जवाब बदल सकता है, जैसे कि गेहूं। गेहूं की उत्पादकता के संदर्भ में नंबर 1 पे है पंजाब। धान के उत्पादन में है पश्चिम बंगाल। लेकिन उत्पादकता की जब बात आएगी तो तमिलनाडु नंबर 1 हो जाएगा। आलू के मामले में उत्तर प्रदेश ही है नंबर 1। गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, लेकिन जब गन्ना की उत्पादकता की बात आ जाएगी प्रति वर्ग किलोमीटर के संदर्भ में तो तमिलनाडु इज़ द राइट आंसर। अच्छी क्वालिटी का गन्ना कहाँ उगता है? ये प्रश्न एक बार पूछा गया है आर में, तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु के गन्ने में चीनी की मात्रा अधिक पाई गई है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की तुलना में। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। इन सभी में आलू, गेहूं, गन्ना, चीनी, इन सभी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। निम्न में से कौन सा कथन शुक्र ग्रह के संबंध में सही नहीं है? शुक्र ग्रह का घूर्णन काल और परिक्रमा काल समान है। सर्वाधिक तप्त ग्रह शुक्र है, यानी कि गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक धीमी घूर्णन गति वाला ग्रह है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही सुमेल नहीं है, बाकी 3 कथन बिल्कुल सही है। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। ये प्रश्न देखिए पूछा गया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान भूमध्य सागर पर सर्वाधिक होता है। कैरोलिसिस बल का मान ध्रुवों पर अधिकतम तथा भूमध्य सागर पर न्यूनतम होता है। तो कैरोलिसिस बल बादलों के निर्माण और उनके चलन के लिए जिम्मेदार है।
तो कैरोलिसिस बल का जो मान है वो ध्रुवों पर अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भूमध्य सागर नहीं है, ये भूमध्य रेखा होगा, ठीक है, ये मिस्टेक है। और यहाँ पर दोनों ही कथन गलत हैं क्योंकि भूमध्य सागर दिया हुआ है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान सर्वाधिक होगा भूमध्य रेखा पर यानी कि विषुवत रेखा पर 0 डिग्री इक्वेटर पर। कैरोलिसिस का बल मान जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है तथा भूमध्य रेखा पर यानी कि इक्वेटर पर न्यूनतम होता है, तब जाकर के ये दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, ठीक है। चलिए, लौह अयस्क के भंडारण में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? लौह अयस्क की बात हो रही है, सही जवाब हो जाएगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक की सबसे बड़ी खदान है लौह अयस्क की कुद्रेमुख। याद रखिएगा, कुद्रेमुख पे प्रश्न आए तो कर्नाटक से सुमेल होगा। भारत की प्रसिद्ध स्वर्ण खदान हट्टी खदानें किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, मेघालय। सही जवाब है कर्नाटक। जवाहर, उज्जैन, अतुल निम्न में से किसकी किस्म है? तो फसलों की किस्म में प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा चना, ऑप्शन बी चना। चांदी व तांबे के उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा देश? तांबे के उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा देश चिली है। चिली में चुकी माता खदान। चांदी के उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा देश है मैक्सिको, उसके बाद आता है पेरू, याद रखिएगा। सही सुमेल करें। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है आपका हरियाणा के हिसार में, बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, और केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान कोच्चि केरल, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर। ऑप्शन ए। पारिस्थितिकी से एक प्रश्न है यहाँ पे, आहार श्रृंखला बड़ी और आहार जाल छोटा और जटिल होता है। सही बात है। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर जैव विविधता में वृद्धि होती है। क्या ये कथन सही है? ये कथन गलत है। मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था कि 0 डिग्री इक्वेटर पर विषुवत रेखा पर सूरज हमेशा सर पर रहता है। 12 बजे के बाद 2 बजे के आसपास डेली वर्षा होती है। पूरे 12 मास एक समान तापमान होता है और यहाँ पर 0 डिग्री इक्वेटर पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं 0 डिग्री पर। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे जैव विविधता घटती जाएगी। तो ये कथन गलत है। केवल कथन एक सही है यहाँ पे, आहार श्रृंखला बड़ी और आहार जाल छोटा और जटिल होता है। और निम्न अक्षांश यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर पर जैव विविधता सर्वाधिक होगी और जैसे जैसे हम ध्रुवों पर जाएंगे यानी कि उच्च अक्षांशों पर बढ़ेंगे वैसे वैसे जैव विविधता घटती जाएगी। केवल एक कथन सही है। एक तरफ है वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरी तरफ है उनके स्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान। सुमेल करिए। सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु, पॉइंट कैलीमर, उत्तर प्रदेश बखीरा, तेलंगाना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, राजस्थान माउंट आबू। तो ऑप्शन सी। जैव विविधता संरक्षण के लिए निम्न में से कौन XC2 संरक्षण के अंतर्गत नहीं आता है? XC2। सही जवाब क्या हो जाएगा? पवित्र उपवन या झील, बीज बैंक, जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण। 2 तरह के होते हैं संरक्षण के लिए, एक होता है XC2, एक होता है InSitu। XC2 यानी कि अलग से पूरी का पूरा एक पारिस्थितिकी जो है तंत्र विकसित किया जाए कृत्रिम रूप से,
और उसमें जो है जीवों को बसाया जाए, उनका जो है संरक्षण किया जाए। और इन सिटू होता है कि जो उनका प्राकृतिक पर्यावास है, जो निवास है जीवों का, उसी को सुरक्षित कर दिया जाए। तो पवित्र उपवन और झील ये इन सिटू हैं, बाकी जो 3 हैं ये एक्स सिटू हैं। तो प्रश्न क्या पूछा गया है, जैव विविधता संरक्षण के लिए निम्न में से कौन बाह्य स्थानों यानी कि एक्स सिटू संरक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। तो पवित्र उपवन और झील इसमें शामिल नहीं है, जबकि बीज बैंक, जीन बैंक और निम्न तापीय संरक्षण क्षेत्र जो है आते हैं। बाकी 2 प्रश्न ओजोन लेयर पे है। ओजोन लेयर जो है किस में मापा जाता है, डॉप्सन में। एक प्रश्न ये पूछा गया है कि ओजोन लेयर में जो होल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, निम्न अक्षांश पे, उच्च अक्षांश पे, उपोष्ण अक्षांश पे। तो आपको पता होना चाहिए जो होल है ये सबसे ज़्यादा होगा ध्रुवीय राष्ट्रों पे। ध्रुवों पर जो ब्लैक होल होता है ओजोन लेयर का वो सर्वाधिक होता है, जिससे कि पराबैंगनी किरणें आती हैं। तो ये पूछा गया प्रश्न है ध्रुवों पर। अंटार्कटिका पे विशालतम है। इसके अलावा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। इस तरह के प्रश्न जो हैं पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।